स्टूडेंट्स, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट नवंबर 2022 का कक्षा 11th का फिजिक्स सब्जेक्ट का पेपर सोल्व कराऊंगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आल क्वेश्चन कंपलसरी है और पहले जो 1 से 10 तक क्या है 1 मार्क्स के है। 11th-12th क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स का है और जो क्वेश्चन नंबर 13 to 14 है कैरी 3 मार्क्स ईच है। आइए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इज सेम एट एवरी पॉइंट, डिक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, इंक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, नन ऑफ अबव। तो हमें पता है जो अर्थ है वो क्या है आपकी स्फीयर नहीं है बल्कि कैसा है एलिप्टिकल इन शेप है। और एलिप्टिकल इन शेप यानी आप किस तरह की है, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, ये हमारा पोलर लाइन है। तो हमें पता है इक्वेटोरियल जो रेडियस होता है आपका जो आर ई लगभग आपका जो पोलर रेडियस है उसे 21 किलोमीटर क्या है ज़्यादा है। और हमें पता है जो जी होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपका है रिलेशन है स्मॉल जी में, और इसमें ये देखिए आपका ये होता है। इसका मतलब क्या है जी जो आपका स्मॉल जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। दैट मीन्स क्या है आर ई यानी इक्वेटोरियल रेडियस, यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होगा आपकी वैल्यू ऑफ जी क्या होगी लेस देन होगी पोल से। दैट मीन्स क्या है डिक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, यानी पोल से इक्वेटर तरफ जाएंगे तो वैल्यू ऑफ डी क्या होगी आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइज इज द यूनिट ऑफ। तो हमें पता है जो पोइज यूनिट है आपकी किसकी होती है विस्कोसिटी की होती है। पोइज इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। थर्ड क्वेश्चन यंग्स मॉडल्स ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन। तो यंग्स मॉडल्स ऑफ वायर डिपेंड किस पे करता है आपका मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। हमें पता है अगर आपने निकालते हैं यंग्स मॉडल्स होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस बटे में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, और हमारे ये जो होता है ये होता है आपका करोगे तो ये एफ डेल एल बाई ए एल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही राइट आंसर कौन सा है मटेरियल ऑफ दी वायर पे यंग्स मॉडुलस डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एक्सप्रेसेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या देता है ये एनर्जी देता है। तो फर्स्ट लॉ जो थर्मोडाइनेमिक्स का है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्रेस करता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इफ अर्थ सडनली shrinks to half of its present radius the acceleration due to gravity will be। अगर अर्थ का जो रेडियस है अगर हाफ हो जाए तो क्या होगा आपकी ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें पता है जी क्या होता है स्मॉल जी होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, मीन्स क्या है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगर आपका आर चेंज हो गया आर बाई टू, इसको रखेंगे आप आर बाई टू का स्क्वायर तो कितना हो गया आर स्क्वायर बाई 4, यानी 4 ऊपर गया 4 जी एम बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स क्या है 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल जी के क्या है टाइम आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। तुम्हारा राइट आंसर कितना है डी यानी 4g। सिक्स्थ क्वेश्चन राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे हमें ज्ञात है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है विद रेस्पेक्ट टू हाइट क्या होती है बाई दिस रिलेशन g1 माइनस में 2h बाई आर, यानी ये हमारा क्या है g से आपका इतना फैक्टर क्या है कम हो गया, यानी वैल्यू क्या है आपकी g विद रेस्पेक्ट टू हाइट डिक्रीजेज होती है। आपको बस इतना बताना था। नाउ सेवंथ क्वेश्चन व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर g। हमें पता है जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है एफ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें g की डायमेंशन निकालनी है तो ये क्या होगा आपका एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। और हमें पता है हमें क्या मापते हैं जो आपका फोर्स उसको न्यूटन में मापते हैं, आर स्क्वायर किस में मीटर स्क्वायर हो गया, और ये आपका नीचे क्या है m1 m2 kg स्क्वायर यूनिट हो गई। न्यूटन यानी फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है mL/t-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, और नीचे कितना आपका मास का m स्क्वायर। ऊपर लेके जाएंगे देखिए पावर क्या है इसकी 2, इधर क्या 1, m की पावर कितनी होगी -1।
L की पावर 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो कुल पावर कितने 3 और T की पावर -2। तो जो डायमेंशन फार्मूला होता है G का वो कितना होता है m की पावर -1 L³ T की पावर -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टोर इज इक्वल टू डैश mm ऑफ मरकरी कॉलम। तो 1 टोर जो होता है आपका 0.99999857533699 mm होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम्स। नाउ 9th क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव द सेम रीडिंग। तो आप याद रखिए -40 डिग्री पे जब आप निकालेंगे तो हम क्या ये देख पाएंगे कि हमारा जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड करती है। हमें पता जो सेंटीग्रेड स्केल क्या होती है, यानी अगर हम ये स्केल हमें पता है, अगर रखेंगे आप वैल्यू निकालेंगे तो -40 डिग्री पे क्या मिलेंगी आपको सेम रीडिंग मिलेंगी। व्हाट इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या, आइसो माने सेम, थर्मल माने टेम्परेचर। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो टी कांस्टेंट है, दैट मीन्स क्या है, जो चेंज है आपका इंटरनल एनर्जी का, यानी आपका डेल ये कितना हो जाएगा, ये 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा 0। नाउ 11th क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर एट विच एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डिपेंड्स। आपको पता है हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन जो है 3 इसके अंदर क्या है मेन पार्ट है। पहला क्या होता है सोर्स होता है, सेकंड क्या होता है आपका सिंक होता है, थर्ड क्या होता है आपका वर्किंग सब्सटेंस। तो तीनों पे ही क्या आपका फैक्टर ऑन विच एफिशिएंसी कार्नोट इंजन डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या होगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स, जिसे आप T1 से भी दिखा सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1। फिक्स्ड हायर टेम्परेचर ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, यानी इतनी टेम्परेचर इसकी हीट कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी होती है कि कितनी हीट इसको दे दे, इसका टेम्परेचर T1 ही रहता है। सेकंड T2 यानी टेम्परेचर ऑफ सिंक, फिक्स्ड लोअर टेम्परेचर होता है ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इसका मतलब ये कितनी इसको हीट दे दे, इसको भी आपका जो सोर्स से जो हीट आपकी फालतू हो गया जाएगी वो क्या रहेगी, देने के बाद भी T2 ही रहेगी। थर्ड क्या है वर्किंग सब्सटेंस, यानी आप कौन सा वर्किंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइडल गैस लाइक हाइड्रोजन गैस लेते हैं इसके अंदर जो, तो ऑन विच फैक्टर डिपेंड्स टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सिंक, वर्किंग सब्सटेंस, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डिपेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो गिवन क्या है लेंथ ऑफ पेंडुलम है कितनी दी 50 सेंटीमीटर, SI सिस्टम में लिखेंगे तो 0.5 मीटर। हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है सैटेलाइट का, सिंपल पेंडुलम का 2πL/g का स्क्वायर रूट होता है। वैल्यू रखिए 2π, L की वैल्यू 0.5 है, तो G स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, तो 2 गुना 2.3.14 ये आपकी पाई की वैल्यू होती है। आप यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 0.05, तो आप मल्टीप्लाई किया 2 4 × 8, 2 1 × 2, 2 3 × 6 और 0.5 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 0.22 आएगा। निकालना नहीं आप निकाल सकते, देखिए 0.5 स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फिर आगे से पेयर लेते डेसिमल के बाद 2 दूनी 4, नेक्स्ट पेयर उतारेंगे हम ऐसे इस तरह से, तो 2 का डबल लेंगे कितना आएगा 4, यहाँ 3 नहीं ले सकता मैंने 2 पे लिया, ये पॉइंट पहले लग गया है, तो कितना आएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 6, ये आपका यानी हमारा काम यही चल जाएगा, कितना आएगा 0.22 हो गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.38 सेकेंड आपका आंसर आएगा। यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया था, लेकिन कोई अगर आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ ले तो हमें पता फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो 1 को 1.38 से डिवाइड करेंगे, लगभग में क्या मिलेगी 0.72 हर्ट्ज आपको आंसर मिलेगा। नाउ 13 क्वेश्चन है आपका, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट। तो हमारा देखिए इसके अंदर बस आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या बताना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है आपका क्या कहता है, देखिए
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इट स्टेट दैट रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट by body directly proportional to temperature difference between hot body and surrounding, provided difference in temperature small of order of 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये कहता है कि आपका जो रेट ऑफ कूलिंग है, यानी कोई बॉडी हीट लॉस कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी और सराउंडिंग टेम्परेचर के। यहाँ पे बॉडी की जगह आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T माइनस टी नोट। अब ये जो T क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी है, और T नोट क्या, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, यानी कोल्ड बॉडी है। हमें पता है टेम्परेचर लॉस होता है हमेशा हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तरफ क्या है, हीट फॉलो करती है। तब तक करते तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने स्टेट किया है। तो ई जो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन है, यहाँ मैंने आर दिखाया, रेट है, ये आपकी एनर्जी लॉस है। T माइनस टी नोट हटाएंगे, कॉन्स्टेंट K, जो K की वैल्यू होती है 4 साई सिग्मा T नोट क्यूब। जो सिग्मा यहाँ पे क्या, स्टीफन कांस्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू जो होती है आपकी स्टीफन कांस्टेंट की, ये कितनी होती है आपकी 5.67 10 की पावर -8 वाट पर मीटर पर पावर K की -4 का। यहाँ पे जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, कोई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछे तो आप कह सकते हैं एक्सप्लेन, आपका न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन क्या करता है कि वाटर लिक्विड क्या है, विल कूल डाउन मोर क्विकली देन वार्म लिक्विड इन द सेम सराउंडिंग। ये था आपका 13 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी। यानी ये क्या एक्सप्लेन करता है, कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जो आपको 100% एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सके। इसको हम कैसे करेंगे, एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की जो हम देते हैं वो क्या होती है, इटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। ये एफिशिएंसी के लिए है। T2 टेम्परेचर ऑफ किसका है, सिंक का है। T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स का है। अब देखिए हमारा जो ये आपका एफिशिएंसी एंड इटा इज इक्वल टू 1, यानी 100% कब होगी, दो केस बनते हैं हमारे पास, या तो क्या हो, टेम्परेचर 0 हो, यानी हमारा जो है, अगर मैं देखूं आपका एफिशिएंसी 1 - T2/T1, तो दो केस है, या तो आपका T2 क्या हो जाए 0 होगा, तो आपको कितना 1 - 0/T में T1, तो आपको 1 मिल जाएगा। सेकंड क्या है आपका, या आपका T1 क्या हो, इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता है जब आपका क्या होगा 1 T2 में इन्फिनिटी, और हमें पता है 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। तो इस केस में, दो केस में आपका क्या है, या तो टेम्परेचर ऑफ क्या है जो सिंक है उसका 0 हो, या जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है इन्फिनिटी हो, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी। इस तरह से आपको क्या है, पेपर सोल्व करना है। तो ये आपका पेपर था, आपका सेट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट नवंबर 2022 फिजिक्स सब्जेक्ट का।